महिलाओं के लिए हो, किशोरी जी। के लिए हो? देखिए, किशोर अवस्था से लेकर मातृत्व, मासिक धर्म वाली उम्र से लेकर बुढ़ापे तक महिलाओं में कई तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। उन्हें उन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन स्थितियों के कारण उनमें कई सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, मानसिक बदलाव होते हैं। कई में मानसिक परेशानियां भी बढ़ जाती हैं और जीवन में असंतुलन भी पैदा हो जाता है बहुत बार। तो योग क्या करता है? मानसिक शारीरिक संतुलन बनाने में मदद करता है। पहले हमें ये जानना जरूरी है ना, योग क्यों आवश्यक है। योग की विधियां तो हम लिख देंगे, बट हमें ये भी पता होना चाहिए योग की आवश्यकता क्या है महिलाओं को। तो योग की क्या आवश्यकता है? शारीरिक मानसिक संतुलन के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए। आधुनिक समय में जो महिलाएं हैं वो कैरियर और परिवार दोनों को एक साथ संभाल रही हैं। अधिकांश महिलाएं, उनके पास जिम्मेदारी बहुत है। कैरियर और परिवार दोनों की जिम्मेदारी उठाती हैं। अधिकांश देखा गया है कि परिवार प्रबंधन में भी उनको व्यवस्था बनानी पड़ती है। उस परिवार प्रबंधन के चक्कर में महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती। बहुत सारी महिलाएं हैं, चलो वही पहले ये काम खत्म कर लो, उसके बाद खाना खा लेंगे। तो उस चक्कर में 4 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं अधिकांश महिलाओं को, कि भाई चलो स्कूल से बच्चे आ जाएं तो उनके साथ 3 बजे खाना खा लेंगे। अब 3 बजे दोपहर का भोजन करने का योग के अनुसार तो समय नहीं है। तो पारिवारिक व्यवस्थाओं में लोग क्या करती हैं, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करती हुई चलती हैं। तो परिवार प्रबंधन की व्यवस्था में अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं, जिससे उन्हें कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और योग क्या करता है? उन बीमारियों को दूर करने में सहायता करता है। क्लियर हो गया? हम्म पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई जरूरत क्यों है। अगर तुम्हें ये बात पता चल गई तो तुम आंसर लिख दोगे। जब तुम्हें यही पता नहीं होगा कि भाई क्यों, किस परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है योग की, तो अब बात क्लियर हो गई होगी। तो यम नियम का पालन ये महिलाओं को करना चाहिए। उससे क्या होता है भाई, इससे तीनों स्वास्थ्य मिलने में लाभ मिलता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। आसन का अभ्यास करना चाहिए। देखिए, महिलाओं में एक विशेष गुण होता है, मनोज जी भी हंसेंगे कि यार मेरी पत्नी में भी है? मैं थोड़ा मस्ती मस्ती में पढ़ाता हूँ। क्या विशेष गुण होता है भाई? महिलाओं में विशेष प्रकृति प्रदत्त एक गुण होता है, वे चेहरे व शरीर को आकर्षित बनाने का विशेष गुण रखती हैं। चेहरा शरीर सुडौल हो, आकर्षित हो, उनमें विशेष गुण का स्वभाव पाया जाता है। चेहरे पर लावण्य बनाए रखने के लिए, शरीर को सुडौल बनाने के लिए और बीमारियों को दूर करने के लिए योग के आसन बहुत प्रभावी हैं। अब इन आसनों को अपनी शारीरिक शक्ति, आयु अवस्था, शारीरिक बल के अनुसार किया जा सकता है। उसमें आप जो आसन लिख सकते हैं, पश्चिमोत्तान है, चेहरे की कुछ मुद्राएं हैं, भुजंग आसन है, कटी चक्र आसन है, अनेकों आसन है जो शरीर में बीमारियों से काम करते हैं। तो आप उनकी क्रिया विधि लिखना। ठीक है। अब बात प्राणायाम की आ गई। सामान्यतः ये देखा गया है कि स्त्रियों का मानसिक व भावनात्मक स्वभाव अति संवेदनशील है। इस बात से सारे पुरुष भुक्तभोगी होंगे भाई। वो ही नहीं पता किस बात पे नाराज हो जाए, किस बात पे प्रसन्न हो जाए। उसी बात पे एक दिन लड़ पड़ेगी, उसी बात पे एक दिन खुश हो जाएगी। तो अति संवेदनशील स्वभाव होता है स्त्रियों का। उनकी मनोदशा, मनोदशा या मूड शीघ्र परिवर्तित होता रहता है, क्विकली स्विंग होता है, जिससे उनके अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आपसी संबंध गड़बड़ हो सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है, अनिद्रा बढ़ सकती है। इन सबको दूर करने के लिए प्राणायाम क्या करता है? मनोदशा को संयमित रखता है।
स्पीड तो ज्यादा नहीं हो रही, काफी बड़े टॉपिक है, इसलिए मैं स्पीड को थोड़ा बढ़ा के चल रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन है, उज्जाई प्राणायाम, इनके अभ्यास हम कर सकते हैं। भ्रामरी मस्तिष्क को संतुलन देता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे प्रभाव डालता है। ठीक है जी। इनको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए महिलाओं को। जीवन में संतुलन, उच्च व्यक्तित्व का विकास, शारीरिक शुद्धि के लिए षटकर्म, कुंजन, लघु संग प्रक्षालन कर सकते हैं प्रतिदिन, जिससे उनका मोटापा कम होगा, शरीर शुद्ध होगा। नहीं, अब है आते हैं अगले टॉपिक, किशोरियों के लिए योग। देखिए, स्त्रियों की संरचना पुरुष की संरचना से बहुत कुछ अर्थों में भिन्न होती है। किशोर अवस्था मैंने कल भी बताया था, 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच तक मानी गई है। इस अवस्था में बालक के शरीर में मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। इस एज में इसे विकास की प्रक्रिया का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है, जो हमारे जीवन का विकास है। यह एक बच्चे के परिपक्व होने की क्रमिक प्रक्रिया का नाम है। किशोर अवस्था क्या है? किसी बच्चे के परिपक्व होने की क्रमिक प्रक्रिया है। योग के द्वारा इस अवस्था की किशोरियों का ध्यान भली भांति रखा जा सकता है। कैसे रख सकते हैं भाई? यम नियम का पालन क्यों कराना चाहिए? देखिए, किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें अधिकांश बच्चे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजों की आदत या गलतियों में पड़ जाते हैं जो उनके जीवन के लिए ठीक नहीं है। तो इन अवस्थाओं को संतुलित रखने के लिए पूर्ण रूप से उनको यम नियम की शिक्षा देनी चाहिए, यम नियम का पालन करना चाहिए, जिससे उन्हें उचित अनुचित की पहचान जीवन में हो जाएगी कि भाई क्या करने योग्य है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब बात आती है आसन की। देखिए, आसन क्यों जरूरी है? आज के समय में बच्चे शारीरिक मेहनत करना पसंद नहीं करते, बेड पे पड़े रहते हैं। कोई माताएं हैं, कोई चौलाई के लड्डू दे सकता है बना के, कोई बेसन के लड्डू दे सकता है, तो भाई उससे भी जो है उनकी शारीरिक मेहनत कम हो रही है। और दूसरी बड़ी क्या चीज है, इस समय में स्क्रीन पे टाइम ज्यादा व्यतीत हो रहा है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, जिससे क्या हो रहा है, बच्चे आलस के शिकार होते हैं और उन्हें बहुत सारी बीमारी पकड़ती है। छोटी छोटी उम्र में चश्मे लग गए बच्चों को, थायराइड आ रही है बच्चों को, शुगर के मरीज हो जाते हैं बच्चे, मोटापा बढ़ता है, स्थूलता बढ़ती है शरीर में, और मानसिक दबाव भी बढ़ता है पढ़ाई के कारण। तो इनके लिए आसन बहुत उपयोगी है। इनको इनकी शारीरिक स्थिति के अनुसार सूर्य नमस्कार, थोड़े कठिन आसन कराए जा सकते हैं। पश्चिम उत्तान है, थोड़ा जिनसे पसीना आए, थोड़ी कठिन अभ्यास इनको हम दे सकते हैं, बिल्कुल। और प्राणायाम, किशोरी जो अवस्था होती है इसमें हार्मोन परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। भावनात्मक परिवर्तन भी इस अवस्था में होते हैं और बच्चों में प्राण ऊर्जा की अधिकता होती है एक अर्थों में, और पढ़ाई के कारण मानसिक तनाव भी होता है, पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ है। अतः इन अवस्था में प्राणायाम का विशेष महत्व है। क्या कराए जा सकते हैं प्राणायाम? नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, भ्रामरी, कपालभाति का अभ्यास भी कराया जा सकता है, उज्जाई प्राणायाम कराया जा सकता है। मुद्रा, मुद्रा कौन सी कराई जा सकती है? ये पढ़ाई का समय बच्चे पढ़ते हैं तो मस्तिष्क के विकास के लिए ज्ञान मुद्रा, खेचरी मुद्रा का अभ्यास हम करा सकते हैं। षटकर्म में बच्चों की आंखों की बहुत सारी बीमारियां आती हैं टीवी, मोबाइल स्क्रीन यूज करने से आजकल। उनको जल नीति, मोटापे के दूर करने के लिए कुंजल का अभ्यास कराया जा सकता है। ध्यान के लिए बच्चे बहुत गहरी ध्यान की विधि तो प्रारंभ में नहीं समझ पाते, तो उन्हें ओम का उच्चारण या त्राटक ध्यान दिया जा सकता है।
इस अवस्था में, जिससे उनका पिट्यूटरी ग्लैंड भी अच्छी होगी, हार्मोन्स और उनकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। ठीक है मनोज जी, अगला टॉपिक चलें। अनियमित प्रदर। अनियमित प्रदर, बताओ जरा प्रदर का मतलब क्या होता है? कुछ तुमसे भी तो पूछ लिया जाए तुम्हारे बारे में। तो जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको तो पता नहीं। मासिक धर्म कहते हैं। सर उसके अलावा कुछ जैसे वाइट डिस्चार्ज वगैरह हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, ये मेन मुद्दा है ना। ठीक है चलो बता देते हैं। देखिए पहला शब्द ही आ गया अनियमित। अनियमित का अर्थ होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जितना स्राव होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। देखिए स्त्री रोगों में सर्वाधिक कष्टप्रद प्रदर रोग को ही माना गया है। प्रदर रोग के स्वरूप का निर्धारण करते हुए शास्त्रों में क्या कहा है, आयुर्वेद जैसे शास्त्रों में, रजे प्रदीयते यस्मात् प्रदर स्तेन स्मृत है, अर्थात रज को प्रक्षुब्ध करके दहा उत्पन्न करने वाले रोग को प्रदर कहते हैं। परिभाषा दी गई है शास्त्रों में प्रदर की। वस्तुतः यह गर्भाशय का रोग है जिसमें दूषित रज आर्तव काल या उसके बाद भी अनियमित रूप से या अल्प मात्रा में या अधिक मात्रा में स्रावित होता रहता है, जिसकी चपेट में हर आयु वर्ग की महिला अधिकांशतः जीवन में आ ही जाती है। और क्या होता है यह दो प्रकार का होता है भाई। यह होता है आपके दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है, किसी को पता है? पहला होता है श्वेत प्रदर, उसको बोलते हैं ल्यूकोरिया, LEUKORRHEA। देखिए कई महिलाओं को योनि मार्ग से सफेद चिपचिपा गाढ़ा स्राव होने की समस्या होती है। लिख लिया तुमने, ये बताओ जरा कहाँ तक आ गए लिखते हुए। देखिए मासिक धर्म से पहले या बाद में थोड़ी मात्रा में श्वेत स्राव या सफेद पानी का आना एक सामान्य बात है, लेकिन अधिक मात्रा में और अनियमित रूप से जब ये आने लगे तो ये एक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसके कारण स्त्री का शरीर दुर्बल और क्षीण होने लगता है। फिर आता है आपका रक्त प्रदर, मेट्रो राहगीरिया, METRORRHEGIA। रक्त प्रदर एक ऐसी बीमारी है जो कि मासिक धर्म के समय होती है। मासिक धर्म के समय स्त्रियों की योनि से निकलने वाला रक्तस्राव अगर सामान्य से अधिक मात्रा में है तब उसे रक्त प्रदर रोग के नाम से जाना जाता है। यह कई बार बिना मासिक धर्म के भी प्रारंभ हो जाता है। अब इसकी यौगिक चिकित्सा की बात करते हैं भाई। देखिए इन सारी स्थितियों में मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है, चिंतित हो सकता है, हार्मोन्स का असंतुलन भी होता है। एवं निम्नांगों में जो हमारे नीचे के प्रजनन अंग हैं या निम्न अंग हैं, उनमें जीवन शक्ति का कमी हो जाती है। उनमें जीवन शक्ति की कमी हो जाती है तो स्त्री के संपूर्ण प्रजनन तंत्र को
और निम्न अंगों को मजबूत बनाने की दृष्टि से हमें योग के आसनों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से आसन है भाई? कर सकते हैं वज्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, जिनका सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर के अंगों पे पड़ता है। बात करते हैं प्राणायाम की। हृदय रोग में नीचे के अंगों की प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए नाड़ी शोधन, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी का अभ्यास करना हितकर है। जब तक देखिए आपको कारण नहीं पता चलेंगे, मतलब क्यों करना चाहिए, आप फील्ड में भी काम नहीं कर पाओगे। एक तरह से मैं आपको सीधा भी पढ़ा, ये यहीं से आपको नंबर यहीं से मिल जाते, क्रिया विधि लिखी और बात खत्म। बट मैं चाहता हूं कि भाई आपको इसका बेसिक्स तो थोड़ा बहुत पता हो। देखिए ध्यान, हृदय रोगों में हार्मोन संतुलन की दृष्टि से योग निद्रा, श्वास प्रश्वास पर ध्यान लाभकारी है। अगला टॉपिक क्या है मनोज जी? गर्भावस्था। बताओ भाई क्या होती है? तुम्हें बहुत लोगों का अनुभव होगा, और इसको लिखेंगे कैसे? बोलो कैसे लिखेंगे इसको? तुम सब तो बहुत सारे लोग अनुभवी होंगे। चलो हम ही लिखवा देते हैं, क्यों समय नष्ट करें भाई। देखिए स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण के होने को गर्भावस्था कहते हैं। इसके बाद महिला शिशु को जन्म देती है। आमतौर पर यह अवस्था मां बनने वाली महिलाओं में 9 महीने तक रहती है, जिसे गर्भवती महिला भी कहा जाता है। इस अवस्था में योग का अभ्यास माता के साथ साथ शिशु को भी स्वास्थ्य प्रदान करने में सहायता करता है। माता को तो स्वास्थ्य देगा ही देगा, शिशु को भी देगा। गर्भ काल में आमतौर पर होने वाली समस्याएं क्या होती हैं? जैसे कॉन्स्टिपेशन है, उल्टी है, गैस्ट्रिक है, जलन है, पेट फूलना है। ये मोटी मोटी मुख्य समस्याएं आमतौर पर पैदा होती हैं। इन समस्याओं को इनसे बचाने का काम करता है योग। तो इसमें यम नियम का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई, ये बड़ा प्रश्न है। देखिए भारतीय धर्म व शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि गर्भावस्था के समय माता के व्यवहार का सीधा सीधा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। अब ये यम नियम क्या है? माता में सद्गुणों को पैदा कर सकते हैं। अहिंसा है, सत्य है, अस्त्य, ये क्या है? अच्छे गुण है, सदाचार सद्गुण है। तो अगर माता यम नियम का पालन करेगी गर्भ स्थिति में, तो उसका प्रभाव उस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बच्चे पे भी पड़ेगा। और जो माता और शिशु के लिए भविष्य के लिए बहुत हितकर है, अगर आपका बच्चा अच्छे गुणों वाला पैदा होता है। तो फिर आसन की बात करते हैं। देखिए गर्भावस्था में गर्भ को कुशलता पूर्वक धारण किए रखने के लिए हमें मांसपेशियों का मजबूत होना जरूरी है। आज बहुत सारे मिसकैरेज होते हैं, किस लिए? कि यूटेरस में गर्भ में जो है बच्चे को धारण करने की क्षमता नहीं होती, कमजोर होता है। तो उसकी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए आसनों का विशेष महत्व है। गर्भावस्था में कोई से भी आसन कराने नहीं चाहिए, ये वर्जित है कि आप कुछ भी कराने लगो। इसका एक विशेष क्रम है, कैसे पालन करना चाहिए। देखिए गर्भावस्था में सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करना चाहिए। हल्के अभ्यास जो पेट पे बहुत दबाव न डालते हो, जैसे सूक्ष्म व्यायाम है, वज्रासन है, कटी चक्रासन है, आनंद मदिरासन है, भद्रासन है, कालिका आसन है। इनका अभ्यास उचित है। पता चले तुम चक्रासन कराने लगो तो वह हित करे। प्राणायाम क्यों करना चाहिए इसमें? देखिए माता व शिशु को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति देने के लिए, अब केवल माता ही नहीं है, वो एक शरीर में 2 जीवित जीव है। तो ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए, इस अवस्था में शांति प्रदान करने के लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए बिना कुंभक के। कुंभक
और महाबंध, मूलबंध, उद्यान बंध इनका अभ्यास नहीं कराना चाहिए। प्राणायाम भी हल्की मात्रा में, बहुत अधिक पेट पे दबाव ना आए। कौन से? नाड़ी शोधन कर सकते हैं, शीतली कर सकते हैं, शीतकारी और भ्रामरी कर सकते हैं। ध्यान शास्त्रों में कहते हैं कि बच्चे के आध्यात्मिक व्यक्तित्व का निर्धारण या उसका ताना बाना गर्भ में ही बुना जाता है। भारतीय शास्त्रों में ये बात कही गई। अतः बच्चे के आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से गर्भावस्था में ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या करा सकते हैं उसको? योग निद्रा करा सकते हैं, प्रणव ध्यान करा सकते हैं, श्वास प्रश्वास पर ध्यान करा सकते हैं। मनोज जी, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है प्रसव उपरांत योग। वो लग रही है ठंड, कुछ डाल देता। मेरे घर हवा आती है काफी तेज ऊपर। प्रसव उपरांत योग। देखिए, प्रसव उपरांत का क्या मतलब है? देखिए, प्रेगनेंसी के काल में महिलाओं के शरीर को कई तरह के शारीरिक बदलाव से गुजरना पड़ता है और डिलीवरी के बाद उन बदलाव के कारण शरीर की शेप, सुडौलता और आकार भी गड़बड़ा जाता है, जिसे वापस लाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है और अधिक समय भी लगता है। और क्या होता है, जब बच्चा किसी माता के यहाँ उत्पन्न होता है तो उसका जीवन काफी व्यस्त हो जाता है प्रारंभ में। बच्चे की देख रेख में, बच्चे के लालन पालन में वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती और काफी व्यस्तता भरा समय होता है, तो उसकी जीवन शैली में अपना कम ध्यान रख पाती है और कम समय मिल पाता है। इस कारण इस अवस्था में माता को कुछ शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं, मानसिक शारीरिक हो सकती हैं, वजन बढ़ सकता है, सामान्य रूप से गैस्ट्रिक, नींद कम, नींद पूरी नहीं होती तो चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, तनाव रहता है, बच्चे के साथ जागना पड़ता है। मलमूत्र आदि बच्चा त्याग करता है तो कई बार बिस्तर वगैरह गीले हो जाते हैं, उन कष्टों को भी सहना पड़ता है। तो इस कारण उसके स्वास्थ्य पे कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो प्रसव उपरांत योग इन नकारात्मक प्रभावों को, अस्वास्थ्य को ठीक करने में सहायता प्रदान करता है। किस तरह करता है भाई? प्रसव उपरांत योग एक अच्छा उपाय है, पर उससे पहले दो चीजें ध्यान रखने की हैं। देखिए, प्रसव उपरांत योग यानी डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के दो प्रकार होते हैं। एक तो क्या होता है, सामान्य डिलीवरी, नॉर्मल हम बेबी पैदा हुआ, और एक होता है सिजेरियन। तो इन दोनों में अभ्यास की प्रक्रिया अलग अलग होगी। ऐसा नहीं हम दोनों को एक से प्रैक्टिस कराने लगेंगे। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद योग करना माँ की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। सामान्यतः डिलीवरी के 6 से 8 हफ्ते के बाद योग कराया जा सकता है नॉर्मल डिलीवरी में। ऐसा नहीं है कल वो बच्चे को जन्म दे के आई और कल तुम उसको साहब उछल कूद मचाने लगो, नहीं। 6 से 8 हफ्ते के बाद योग का प्रारंभ किया जा सकता है। परंतु सिजेरियन जो डिलीवरी है उनका योगाभ्यास लगभग 6 महीने के बाद प्रारंभ करना चाहिए, जब तक उनकी स्टेजेज सर्जरी में घाव इत्यादि ना भर जाए उसके पहले नहीं करना चाहिए। अब जी आसन की बात आती है, क्यों करना चाहिए? देखिए, उदर प्रदेश की त्वचा आफ्टर डिलीवरी लटक जाती है, ढीली हो जाती है, शरीर में बहुत सारी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं। प्रजनन अंग की त्वचा, प्रजनन अंग की मांसपेशियां भी ढीली पड़ जाती। तो शरीर को मजबूत करने के लिए हमें योगाभ्यास करना बहुत जरूरी है। परंतु इसका योगाभ्यास कैसे प्रारंभ करें? देखिए, प्रारंभ में बहुत कठिन अभ्यास नहीं कराए जाने चाहिए। प्रारंभ में हल्के हल्के अभ्यास कराएं, जैसे पवन मुक्त समूह के अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम। फिर धीरे धीरे 1-1.5 महीने के बाद थोड़े और कठिन अभ्यास दें। तितली आसन है, ताड़ासन है, कटी चक्रासन है। फिर और 2 महीने के 1 महीने के बाद शरीर की यथाशक्ति के अनुसार सारे अभ्यास कराए जा सकते हैं, जो भी आप कराना चाहें।
कुछ माताओं को जल्दी होती है, सेब बिगड़ रही है, वो अचानक कठिन प्रैक्टिस शुरू कर देती हैं, जो कि उनके लिए गलत है। फिर उनको साइटिका, स्लिप डिस्क और अन्य विकारों से फिर लड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार इस क्रम में अभ्यास कराया जाना चाहिए, है? प्राणायाम की बात आती है। देखिए, प्रसूति के बाद हार्मोन्स को संतुलन करने की दृष्टि से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। विशेष लाभ करता है इस अवस्था में। प्राणायाम से ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है। प्रसूति के बाद लगभग 1 महीने तक नाड़ी शोधन या दीर्घ श्वसन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है आप उनको बंद लगवाने लगो और जी कठिन अभ्यास दे दो, ऐसा नहीं। 1 महीने तक नाड़ी शोधन हल्का और दीर्घ श्वसन का अभ्यास, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, 1 महीना 2 महीना बाद में उनके अभ्यास क्रम में सभी प्राणायामों को जोड़ देना चाहिए। जैसे भ्रामरी, भस्त्रिका, उज्जाई, शीतली, शीतकारी। बंद और मुद्रा। देखिए, प्रसव के बाद विशेषकर उदर में प्रजनन अंगों की मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है। इसको ठीक करने के लिए मूल बंद, उद्यान बंद का अभ्यास, काकी मुद्रा का अभ्यास, तड़ागी मुद्रा का अभ्यास हितकारी है। उसके बाद ध्यान की बात करते हैं। देखिए, बच्चे को पालना कोई कठिन या आसान कार्य नहीं है, काफी कठिन कार्य है। इसको माताएं जानती ही होंगी। इस अवस्था में बच्चे के प्रारंभिक जीवन काल में माता को धैर्य चाहिए, आनंद चाहिए और शांति के गुण होने चाहिए उसमें। बिना धैर्य के आप बच्चे को नहीं पाल सकते। संतोष होना चाहिए। तो ऐसे गुणों का विकास करने के लिए प्रसव के उपरांत हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। योग निद्रा, प्रणव जप या जो भी ध्यान का अभ्यास हम करना चाहें, परंतु ध्यान का अभ्यास अपने जीवनचर्या में जरूर करना चाहिए। अगला टॉपिक क्या है भैया? स्पीड तो ज्यादा नहीं है मनोज जी, सही चल रहे नहीं हैं? नहीं, बहुत अच्छी स्पीड है। वो बाद में अच्छा। लिख भी लेंगे रिकॉर्डिंग से निकाल के। मेनोपॉज। हाँ जी, बताइए क्या होता है मेनोपॉज? बताएं। सर, मासिक धर्म बंद होने की जो स्थिति होती है वो मेनोपॉज होती है। ठीक है। देखिए, इसे रजो निवृत्ति भी कहा जाता है। निवृत्ति का मतलब होता है अब कुछ निवृत्त हो गए, उस काम का पूर्ण हो गया, समापन। मेनोपॉज को रजो निवृत्ति भी कहा जाता है। जिस तरह पीरियड होना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसी तरह मेनोपॉज की अवस्था आना भी एक प्राकृतिक बात है। माहवारी के बंद होने के बाद का समय रजो निवृत्ति यानी मेनोपॉज कहा जाता है। रजो निवृत्ति का मतलब अपनी अंतिम माहवारी से समझना चाहिए, यानी उसके बाद आपको माहवारी नहीं आनी चाहिए। इस बात का पता कैसे चलता है कि अब हम मेनोपॉज की स्थिति में हैं? इस बात का पता आपको तभी चलेगा अगर आपको लगभग 1 साल तक हल्का, भारी या अधिक किसी भी प्रकार का कोई रक्तस्राव ना हुआ। तब हम कह सकते हैं कि भाई हम मेनोपॉज की स्थिति में। इसमें कौन से हार्मोन्स भूमिका निभाते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इसमें भूमिका निभाते हैं। कुछ महिलाएं इस अवस्था को सरलता से स्वीकार नहीं कर पाती और उनमें कुछ मानसिक व शारीरिक परेशान रहने लगती हैं। प्रत्येक महिला का रजो निवृत्ति का अनुभव अलग अलग होता है, सबका एक सा नहीं हो सकता। और अस्वीकार करने के कारण इस स्थिति को क्या होता है, वो मानसिक तनाव, शारीरिक बीमारियों से घिरने लगती हैं। इस अवस्था में कई लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे रात में नींद में कमी हो जाना, रात को पसीना आना, मनोदशा का बार बार बदलना, चिड़चिड़ापन, हताशा, भूलना, वजन का बढ़ना, मुख्यतः हिप के आसपास कटी प्रदेश में वजन ज्यादा होना है। ये समस्या, ये लक्षण आने लगते हैं इस स्थिति में। तो इनको ऐसी स्थिति में खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग बहुत ही कारगर और सहायक उपाय है। यम नियम का पालन इस स्थिति में करना चाहिए। ठीक है। मेनोपॉज की स्थिति में महिलाएं शारीरिक में मानसिक बदलाव झेलती हैं,
इसके कारण कई प्रकार के भावनात्मक उतार चढ़ाव उनमें पैदा होते हैं। अतः स्वभाव को संतुलित रखने और शांत रखने के लिए हमें यम नियम का पालन करना चाहिए। अब बात आती है आसनों की। तो इस अवस्था में कौन से आसन करें? शारीरिक व मानसिक बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए योग के सभी आसन अपनी आयु, बल, शारीरिक क्षमता है, समय कितना समय है, उस हिसाब से अपने जीवनचर्या में आप सभी आसनों को सम्मिलित कर सकते हैं। बात करते प्राणायाम की। तो इस अवस्था में अपने आप को पॉजिटिव सकारात्मक रखने के लिए एक नकारात्मकता घेर लेती है। एज का एक बढ़ता हुआ प्रारंभिक दौर शुरू हो जाता है, लगभग 50, 55 साल, 45 साल के बाद का। तो इस अवस्था में इन परेशानियों को रोकने के लिए हम मुख्यतः सभी प्राणायामों का अभ्यास कर सकते हैं। जितने भी प्राणायाम हैं अपने योग अभ्यास में उनको शामिल कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ध्यान, देखिए, भय, तनाव और अनिद्रा को कम करने की दृष्टि से, हटाने की दृष्टि से प्रणव ध्यान, सोहम जप, योग निद्रा, विपश्यना ध्यान आदि का अभ्यास किया जा सकता है। अब क्या टॉपिक है अगला? हार्मोन असंतुलन आदि के लिए। ओके। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे आजकल बहुत जल्दी ऑपरेशन करके यूट्रस को निकाल देते हैं, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि 40 की एज में यह हो जाता है, तो सर उनके लिए कैसे आसन कराने चाहिए, क्या कितने टाइम बाद कराने चाहिए उनकी सर्जरी? सर्जरी की तो मुख्यतः 6 महीने के बाद कराई जानी चाहिए। इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे कोई भी अंग हमारे अंदर से रिमूव हुआ, मान लिया ओवेरी, जो पीसीओडी, पीसीओएस है जैसे उन बीमारियों में, या यूटेरस में कोई सिस्ट हो गया है, सिस्ट के कारण से रिमूव करना पड़ता है। तो उस अवस्था में हमारी आंत में जो अंग स्थान घेरता था उसके रिमूव होने के बाद एक रिक्त स्थान बन जाता है, जितनी जगह से वो अंग रिमूव हुआ है। तो देखिए, महिलाओं को हर्निया होने के बहुत चांस होते हैं। 3 प्रकार से, मध्य, दाएं बाएं, ऐसे हर्निया हो सकता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा उछल कूद या बहुत ज्यादा उनको जंप करने वाले या आंत जिससे बहुत ज्यादा हिलती हो, उन अभ्यासों को कराएंगे तो हर्निया होने का चांस रहता है। उस अवस्था में हमें मुख्यतः अभ्यास लेट के, सीधा लेट के कराने चाहिए। आंत पे बहुत ज्यादा खिंचाव या अंगों पे बहुत दबाव ना पड़ जाए जिससे हर्निया होने का चांस हो, या आंत अपनी जगह से थोड़ी बहुत हिल जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। खड़े होके अभ्यास और लेट के अधिक अभ्यासों को कराना चाहिए। नहीं, ठीक है। हार्मोन्स असंतुलन, देखिए, हार्मोन्स हमारे शरीर में बदलने वाले एक तरह के रासायनिक द्रव्य हैं जो रक्त के माध्यम से शरीर के अंगों व टिश्यूज यानी ऊतकों तक पहुंचते हैं। ये शरीर में ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं। ये शरीर में विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे शरीर का विकास, मोटापा, मेटाबॉलिज्म, यौन गतिविधियां, मूड का स्विंग होना आदि बहुत सारी चीजों में ये जो है उत्तरदायी होते हैं। महिलाओं में हार्मोन असंतुलन के कारण कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे नींद का खराब होना, कम नींद आना, वजन बढ़ना, थकान, अनियमित पीरियड्स का होना, चेहरे पे बाल आ जाना, मुहासे, कील, पिंपल्स पैदा हो जाना, ये सब है हार्मोन्स का असंतुलन है। बालों का जल्दी गिर जाना। योग हार्मोन्स को सही तरीके से रेगुलेट करने में मदद करता है। तो कौन से आसन कराए जाने चाहिए भाई? आसनों से हार्मोन्स निकलने वाली सभी ग्रंथियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे भुजंगासन, हलासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तान, सेतुबंध। ये विशेष आसनों का समूह ऐसा है जो हमारी भिन्न भिन्न ग्रंथियों पर प्रभाव डालता है।
मनोज जी बहुत बुलवा रहे हो तुम, आज बोलना बहुत पड़ रहा है। देखिए प्राणायाम, हार्मोन्स असंतुलन के कारण उत्पन्न हुए तनाव तथा तनाव के कारण उत्पन्न हुए हार्मोन्स असंतुलन, इस बात को समझ लेना। देखिए तनाव से भी हार्मोन असंतुलन होता है और हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाए तभी भी तनाव पैदा हो सकता है। तो हार्मोन्स असंतुलन के कारण उत्पन्न हुए तनाव और तनाव के कारण पैदा हुए हार्मोन असंतुलन को प्राणायाम के द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है ये मैंने तुम्हें कल भी बताया, तत्र छियते प्रकाशावरणम। इसमें क्या करते, रेगुलेट करते कौन से प्राणायाम, भ्रामरी विशेषता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे दबाव प्रभाव डालता है तो सारे हार्मोन्स को रेगुलेट सही करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। उज्जाई प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ध्यान। देखिए यौगिक शीतलीकरण व ध्यान हार्मोन्स को विशेषतः संतुलित करते हैं, हमारे शरीर को शिथिल कर देते हैं, हमारे विचारों को। तो विचारों का सीधा प्रभाव भी ग्रंथियों पे पड़ता है, हार्मोन्स पे पड़ता है। तो हार्मोन्स असंतुलन की दशा में विपश्यना, योग निद्रा, अजप का अभ्यास लाभकारी हो। ठीक है मनोज जी, अगला टॉपिक। ये कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट। काफी बड़ी यूनिट है ये। सेकंड तो कंप्लीट हो गई, थर्ड यूनिट हो गया अब शुरू। जी सर एक आप कुछ- क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी पूछिए। सर ये जो इनफर्टिलिटी वाले जो कॉज होते हैं जैसे एंडियोमेट्रोसिस हुआ या ये पीसीओडीज हुआ, इसमें भी हेल्पफुल होता है योग? देखिए जो सिस्ट की, अगर देखिए एंड्रोमेट्रोसिस क्या होती है, दो तरह की होती है। एक तो यूटेरस की जो हमारी 3 लेयर होती हैं, एक सिस्ट तो होता है यूटेरस के अंदर, एक सिस्ट होता है लेयर के बीच में। तो एंड्रोमेट्रोसिस जो है ये लेयर के मध्य होता है। देखिए प्रमाणों से पूर्ण रूप से तो ये अभी नहीं सिद्ध हो चुका है कि ये परमानेंट किसी सिस्ट को काट सके, परंतु कपालभाति के ऐसे प्रयोग हैं जो किसी गांठ, किसी सिस्ट या किसी असामान्य वृद्धि अगर शरीर में हो रही है किसी अंग में, उसको नियंत्रित करने में जो है सहयोगी पाया गया है। ये जो है ये कपालभाति का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास। परंतु योग की क्रियाएं जो है उन शिष्ट के कारण हम में कुछ मानसिक, शारीरिक और हार्मोनल चेंज भी होते हैं। जैसे मासिक धर्म अनियमित हो जाता है किसी शिष्ट के कारण, ओवेरी में यदि शिष्ट है तो आपका पीरियड्स रेगुलेट सही तरह से नहीं होंगे, प्री हो जाएंगे कि पोस्ट हो जाएंगे, पोस्टपोन होंगे प्रीपोन होते हैं। तो उन समस्याओं को निजात दिलाने में योग जरूर हेल्प करेगा। पीरियड्स के समय जिनको शिष्ट होते हैं अतिरिक्त पेन होता है, उनको पेन की पीड़ा सहनी पड़ती है। तो उन कंडीशनों को, इन बीमारियों के द्वारा जो और कंडीशंस पैदा हो रही हैं उनको संतुलित करने या ठीक करने में योग जरूर मदद करता है। शिष्ट का बहुत सारे कारण है। हमारे एक कारण है उनमें, जैसे बोलते हैं हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं पे मानसिक मनोदशाएं और भाव बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं, जिस कारण उन रासायनिक क्रियाओं से जो अवशेष बचते हैं, जैसे रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनके अवशेष रस का रक्त है, रक्त का मल, रक्त रस, मांस है, मांस का मल, मेद है, ऐसे इनके मल है। उनसे जो अवशेषी पदार्थ बनते हैं वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते पूरी तरह, क्योंकि हमारे अंगों में उतनी शक्ति नहीं होती है। तो योग क्या है, अंगों की, आंतरिक अंगों की शक्ति बढ़ा के जो हमारे पदार्थ हैं जो शरीर से बाहर निकलने चाहिए, विजातीय द्रव्य, उनको निकालने में मदद करता है। और शरीर आंतरिक रूप से शुद्ध होगा तो ये शिष्ट या ऐसी समस्याएं पैदा ही क्यों होंगी। सीधा सीधा प्रभाव तो करता ही है, परंतु इनके जो साइड इफेक्ट होते हैं बीमारियों के, उनको योग बड़ी जल्दी ठीक करता है। क्लियर हुआ? जी सर, थैंक यू। बट मुझे ये कौन पूछ रहा था, चेहरा दिखाई नहीं दिया बस। मेरे पास आज कौन कौन से चेहरे आ रहे हैं, एक तो शिवानी आ रही है और ये आ रही है राधिका जी ने तुरंत खोल दिया, मैं भी यस। सर मैं एक्चुअली हॉस्टल में हूँ इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर पा रही।
ओके। प्रीति जी आप कहाँ पे हो? सर मेरे फादर डायलिसिस पे चलते हैं, फादर इन लॉ ना, तो मैं उनको लेके हॉस्टल आई थी, तो कार में बैठी हुई हूँ पार्किंग में। ओके ओह, ओके। अच्छा। क्या क्रिएटिनिन में गड़बड़ हुई, किडनी श्रिंक हो गई, क्या हुआ? सर उनको सीकेडी है लेवल 4 का, तो लास्ट ओके। ईयर उनके साथ में थोड़ा सा इशू हो गया था, उनके सारे केमिकल्स हिल गए थे, तो तब से डायलिसिस पे है, 1 साल होने को आ गया। पॉलीसिस्टिक्स होगी अंदर, किडनी में सिस्ट हो जाता। सिस्ट नहीं है सर, वो इनकी डिटेरियोरेट हो ही रही थी किडनी, ओके। मतलब डॉक्टर पहले भी बोल रही थी कि डायलिसिस पे सूनर और लेटर इन्हें आना ही है, हम्म। तो अभी वीक में 2 बार उनका डायलिसिस चलता है। चलो, जिनके वंशानुगत क्रम में ऐसी बीमारियां हैं वो लोग अपनी अवस्था में विशेष रूप से योग का पालन करें, जिनसे आप लोगों का बचाव तो हो ही जाएगा। जी इसमें बता रहे थे प्रशासन में। नेक्स्ट टॉपिक प्रशासन, पुलिस और सैनिकों के लिए योगाभ्यास एवं क्रियाविधि। सैनिक, ओके। देखिए, पहले तो ये समझिए प्रशासन क्या है और उन्हें योगाभ्यास की क्यों जरूरत है। किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या किन्हीं मानव प्रबंधन गतिविधियों को प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जैसे लोक प्रशासन, सैन्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, प्रशासन यानी सरकार प्रशासन। कार्य की अधिकता और जिम्मेदारी के कारण इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को कई प्रकार की व्याधियां, मानसिक परेशानियां घेर लेती हैं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, डायबिटीज, मोटापा, तनाव। ये सब बीमारियां मुख्यतः इनको हो जाती हैं। अतः प्रशासन, पुलिस, सैन्य, इन क्षेत्रों में योग विशेष भूमिका निभा सकता है। किस प्रकार निभा सकता है भाई विशेष भूमिका? देखिए, प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी आते हैं भाई? ये आते आईएएस, पीसीएस हैं, उच्च अधिकारी, इनमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। कुर्सी पे बैठे बैठे काम का दबाव और जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इस कारण इन्हें योग का अभ्यास चाहिए। सैनिकों को क्यों चाहिए भाई योग का अभ्यास? सैनिक तो आपको पता ही है कि चुस्त दुरुस्त होते हैं, तंदुरुस्त स्वस्थ होते हैं, फिर भी क्यों करना चाहिए? देखिए, सैनिकों को भारत में जो जलवायु है, कई तरह की जलवायु के अंदर रहना पड़ता है। सियाचिन में -50, 60, 40, 70 की जलवायु में भी रहना है। रेगिस्तान में 50 डिग्री, 52 डिग्री बिल्कुल विरुद्ध इतना गर्मी होती है। तो इनके शरीर में विशेष क्षमताएं उत्पन्न करने के लिए सेना को पहाड़ चढ़ना पड़ता है, अपने बहुत सारा वजन लटका के शरीर पे जंगलों में रहना पड़ता है। उनकी तो पैर, घुटने, थाई, शरीर का तंत्र, हड्डी मजबूत होनी चाहिए। तो उस मजबूती के लिए योग का अभ्यास बहुत जरूरी है। सेना की मॉक ड्रिल्स होती हैं। सेना को तप करना पड़ता है भाई, कम खाने में भी जीना पड़ता है बहुत जगहों पे, कई बार पानी में भी जीना पड़ता है, जल के नीचे, समुद्र में। तो बिल्कुल भिन्न भिन्न सामान्य जीवन से भिन्न परिस्थितियों में जीवन यापन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें शरीर में विशेष क्षमताएं, शारीरिक तप है, अंगों का मजबूत होना, मांसपेशियों का मजबूत होना, अस्थि संस्थान का मजबूत होना। पहाड़ चढ़ना कोई आसान बात थोड़ी है, उसमें श्वसन संस्थान मजबूत होना चाहिए। तो इन सब संस्थानों की मजबूती के लिए प्रशासन प्रशासन को निर्णय लेने पड़ते। अब किसी जिले के डीएम हैं, कहीं दंगा फसाद हो गया तो उनको ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई जिससे ये सब स्थिति सामान्य हो जाए। तो उस निर्णय की क्षमता कहाँ से आती है? मस्तिष्क उनका उतना प्रभावी या चेतन होना चाहिए, मानसिक क्षमता उनमें बहुत होनी चाहिए, निर्णय लेने का डिसीजन होना चाहिए। तो ये क्या, योग में ध्यान इस काम को बढ़ाता है। योग के अभ्यास प्राणायाम हमारे शारीरिक तंत्र, श्वसन तंत्र को मजबूत करते हैं। भाई पुलिस को क्यों करना चाहिए अभ्यास? देखिए, पुलिस क्या है, 365 दिन 24 घंटे ड्यूटी पे होती है, शायद उनके अवकाश भी इतने नहीं होते साप्ताहिक वगैरह। तो काम का शरीर को अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ता है। तो शरीर को उतना काम करने के लिए मजबूत होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए।
बहुत सारी हमारी ट्रैफिक पुलिस है जो धूल में धूप में खड़ी होती है, तो धूल के कारण पोल्यूशन धुआं उनके श्वसन तंत्र को नष्ट करता है, उन्हें जल नीति इत्यादि का अभ्यास करना चाहिए श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए। तो उनको यम नियम का अभ्यास क्यों करना चाहिए भाई इन तीनों को, पुलिस, प्रशासन, सैनिकों को? देखिए प्रशासन में तो मानसिक संतुलन पाने के लिए, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई बार निर्णय भी लेने पड़ते, तो यम नियम का पालन बहुत जरूरी है। सैनिकों को क्यों जरूरी है भाई यम नियम का पालन? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। देखिए नियम में क्या आता है, तप आता है, तो तप जीवनचर्या उनको जीनी पड़ती है। तपश्चर्या पूर्वक जीवनचर्या जिएंगे तो जो कठिन परिस्थितियां हैं पहाड़ों की या दुर्गम स्थान की, ऐसे ऐसे स्थान हम कल्पना भी नहीं कर सकते वहां जाने की, सैनिक वहां रहते हैं, तो उसके लिए तपश्चर्या नियम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य व्रत में कहा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है, और वीर्य लाभ से क्या होता है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है। अब उनको अचानक निर्णय लेने पड़ते, किसको एकदम कोई उग्रवादी आतंकवादी असुरक्षित चीज आ गई तो एकदम उनको निर्णय लेना पड़ता है, तो त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें ध्यान साधना मदद करती है, प्राणायाम मदद करता है। पुलिस को यम नियम का पालन क्यों करना चाहिए? देखिए पुलिस का जो वास्ता है वो वास्ता मुख्यतः नकारात्मक वृत्ति वाले लोगों से पड़ता है, चोर है, अहिंसक है, डाकू है, इन सबसे क्या है, जो अहिंसक नकारात्मक वृत्ति वाले लोग हैं उनसे इनका संबंध ज्यादा पड़ता है, वास्ता आमना सामना करना पड़ता है, जिस कारण इन पे वो वृत्तियां प्रभावी ना हो जाए, इनके मानसिकता को नकारात्मक ना कर दें, तो सकारात्मकता बनाए रखने के लिए पुलिस को यम नियम का पालन उचित रूप से करना चाहिए। आसन के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया कि शरीर के श्वसन तंत्र, अस्थि तंत्र को मजबूत रखने के लिए कई बार आहार भी नहीं मिलता, तो पाचन तंत्र मजबूत होना चाहिए। सैनिकों को ऐसी जगह ड्यूटी लग जाती है तो भाई कई बार जंगल का ही आहार खाना पड़ता है विषम परिस्थितियों में, विशेषता तो उनको सब कुछ मिलता ही है सरकार से, तो पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए आसनों का हमें अभ्यास, खड़े रहना पड़ता है उनको ड्यूटी पे 24-24 घंटे, तो स्लिप डिस्क जैसे रोग, साइटिका जैसे रोग, सर्वाइकल जैसे रोग ना हो जाए, उनको आसन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे आसन जो मांसपेशी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को मजबूत करते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं। ये मैं तुम्हें बेसिक गाइडलाइन दे रहा हूँ जिससे तुम्हें ये जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लिख सकते हो तुम इन चीजों को। सही है ना मनोज जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद ये पुलिस को क्यों आवश्यकता है आसनों की, इनको भी पूरे दिन खड़े होकर ड्यूटी निभानी पड़ती है, तो इस कारण इनके ये संस्थान मजबूत होने चाहिए, अस्थि संस्थान, मांसपेशीय संस्थान, पाचन संस्थान। बात आती है प्राणायाम की, तो देखिए विषम परिस्थितियों में कहीं तो तापमान हमारा बहुत अधिक गर्म है, तो उस परिस्थिति में हमें शीतली शीतकारी का अभ्यास करना चाहिए। कहीं हमारी विषम परिस्थितियां बहुत -डिग्री की हैं, तो सूर्य भेदी भस्त्रिका, तीव्र भस्त्रिका का अभ्यास उनको ऊष्मा देगा, गर्मी देगा, और कम ऑक्सीजन की कमी भी आ जाती है पहाड़ों की ऊंचाई पे, तो पहाड़ों की ऊंचाई पे ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा या श्वसन संस्थान को मजबूत करने के लिए हमें जो है प्राणायाम की जरूरत पड़ती है, तो हमें ये प्राणायाम पुलिस प्रशासन और सैनिकों को करने चाहिए। बात आती है आपके ध्यान की, साधना की, षटकर्म की, तो देखिए आहार की, आप अंदर के अंगों को मजबूत करने के लिए लघु संप्रक्षालन और कुंजल का अभ्यास करना चाहिए। जैसे पुलिस वाले रोड पे खड़े होते हैं तो उनके श्वसन तंत्र में, नासिका में धूल है, धुआं है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, तो अपनी नासिका शुद्धि के लिए जल नेति, सूत्र नेति का अभ्यास करना चाहिए। तो ये अभ्यास उनको करने चाहिए। उसके बाद जो है आपका आता है ध्यान,
तो ध्यान का अभ्यास तो तीनों को ही करना चाहिए। किस परिस्थिति में? विषम परिस्थितियों से उत्पन्न हुए तनाव को कम करने के लिए, और हमारा मस्तिष्क विरुद्ध परिस्थितियों में रहने के योग्य हो सके, इस योग्यता को बढ़ाने के लिए। भाई माइनस में रहना कोई सामान्य मस्तिष्क की बात नहीं है, एक दृढ़ संकल्प चाहिए, हमें एक दृढ़ निश्चय चाहिए। वो शक्ति ध्यान की एकाग्रता से आ सकती है। एकाग्रता चाहिए। उसके बाद पुलिस और प्रशासन को ध्यान किस लिए करना चाहिए? ताकि जो उनको नकारात्मक वृत्तियां प्रभावित कर सकती हैं या कर रही हैं, उनसे वो बच सकें। तो योग निद्रा, श्वास पे ध्यान, और विपස්සना तो लंबा अभ्यास है, उतना समय उन्हें मिलता नहीं है, तो दीर्घ श्वसन, ओम का ध्यान, प्रणव जप, त्राटक, इन ध्यान विधियों का, सोहम ध्यान, इनका प्रयोग करना उनके लिए उचित है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है मनोज जी? 4th यूनिट है खेल, विभिन्न प्रकार के खेलों में योग की भूमिका, आवश्यकता एवं महत्व, खिलाड़ियों के लिए उपयोगी योगाभ्यास एवं उनकी क्रियाविधि। ओके, देखिए खेल जीतने के लिए, किसी भी खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें शारीरिक ऊर्जा, अस्थि संस्थान का मजबूत होना, मांसपेशियों का मजबूत होना और एकाग्रता की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे शूटिंग, बॉक्सिंग, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रेस। कैसे? शूटिंग किसका गेम है भाई? निशानेबाजी का गेम। तो निशानेबाजी में अगर किसी का मन जो है, विचार भागते हैं, तो उस लक्ष्य पे एकाग्र नहीं कर पाएगा, वो अपने टारगेट को एकाग्र नहीं कर पाएगा, तो फिर निशानेबाज कैसे बनेगा? तो किसके शूटिंग के गेम में हमें मानसिक एकाग्रता चाहिए और लक्ष्य को साधने की हमारे पास शक्ति होनी चाहिए, जो हमें ध्यान के प्राणायाम के द्वारा प्राप्त हो सकती है। बॉक्सिंग एक मांसपेशी मजबूत हो जिसकी, उसका गेम है। तो हाथ की, कंधों की, शरीर की, जंघाओं की, पैरों की मांसपेशियां और हड्डी मजबूत होनी चाहिए। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या है? योगाभ्यास है, आसन है, प्राणायाम की भी उन्हें जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि एकाग्रता रखनी पड़ती है खेल में। एक दाव चूक गए तो दूसरे वाला उसको पटक देगा बॉक्सिंग में। तो एकाग्रता चाहिए, तो ध्यान और प्राणायाम भी चाहिए उनको। शतरंज का खेल है, शतरंज में क्या होता है भाई? शतरंज में तो पूरी मानसिक एकाग्रता चाहिए, और ये कला होनी चाहिए कि हम दूसरे के मन को थोड़ा बहुत पढ़ सकें कि अगली वाली चाल क्या चलने वाला है और आगे क्या हो सकता है, ये स्मृति रखनी पड़ती है। पीछे उसने कौन कौन सी चाल चली, उनका क्या परिणाम हुआ, ये स्मृति रखनी पड़ती है। तो कुल मिला के स्मृति की क्षमता चाहिए, मेमोरी चाहिए शतरंज के खेल में। एकाग्रता चाहिए जो ध्यान प्राणायाम से मिल सकती है। घंटों घंटों बैठ के शतरंज का खेल चल सकता है, तो कमर में शक्ति, अस्थि संस्थान में शक्ति चाहिए, मजबूती चाहिए, तो आसन का अभ्यास होने जरूरी है। क्रिकेट है, तो क्रिकेट में हम आए दिन सुनते रहते हैं, भैया वो उस खिलाड़ी को चोट लग गई, वो इस मैच में नहीं खेलेगा, इसको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन की छुट्टी दी जा रही है, रेस्ट दिया जा रहा है। तो मांसपेशियों में खिंचाव होना खिलाड़ी बहुत कम समय में लेना पड़ता है। तो निर्णय लेने की कुशलता होनी चाहिए उनमें। तो ये निर्णय लेने की कुशलता आसन, प्राणायाम और ध्यान से उत्पन्न होती है। उचित समय में क्विक निर्णय क्या लेना। फुटबॉल है, फुटबॉल और हॉकी में भागना बहुत पड़ता है, तो हमारे फेफड़े बहुत मजबूत होने चाहिए। भागते ही रहते हैं, घंटों घंटों भागने का खेल है।
तो हमारा श्वसन संस्थान उसको मजबूत करने के लिए प्राणायाम चाहिए। जंघाओं को, थाइज को, घुटनों को, हड्डियों को, जंघाओं की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमें योग के आसन और प्राणायाम की आवश्यकता पड़ती है। और आपका रेसिंग है, रेसिंग के गेम में तो आपको पता है फेफड़ा और पैर कितने मजबूत होने चाहिए। तो उस मजबूती के लिए उनको आसन, आसनों में स्ट्रेचिंग, आसन के होल्डिंग के अभ्यास ये उनको करने चाहिए। अब ये बात आती है खेल के महत्व की। तो मांसपेशीय संस्थान को और बता देता हूँ। मांसपेशीय संस्थान को कौन कौन से अभ्यास मजबूत करते हैं? देखिए, उष्ट्रासन है, सूर्य नमस्कार है, ये हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। भ्रूनमन आसन है। भ्रूनमन आसन अगर कोई क्रिकेटर लगा ले तो उसकी तो मसल्स ही पुल नहीं होगी, उससे ज्यादा और क्या पुल होगी, वो पूरा खींच चुका है पैर को। ये नटराज आसन है। पश्चिमोत्तान है, सारी मांसपेशी को खींचता है। श्वसन संस्थान को मजबूत करने के लिए सभी प्रकार के प्राणायाम हैं। मुद्रा बंध का अभ्यास उनको करना चाहिए फेफड़े को मजबूत करने के लिए। एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अगर कई बार हम हार जाते हैं तो हम निगेटिविटी में पहुंच जाते हैं, तो उस निगेटिविटी से बचने के लिए यम नियम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हम दोबारा मनोबल को बढ़ा के फिर दोबारा अच्छे से खेल सके। लक्ष्य को साध के रखने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो ये इन खिलाड़ियों में खेल की आवश्यकता है। खेल में महत्व क्या है, आवश्यकता क्यों है भाई खेल का महत्व, खेलों में योग का महत्व? देखिए, कुशलता और क्षमता बढ़ाने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, लचीलापन लाने के लिए, और बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, और शरीर और मन का एक साथ काम करने के लिए, मिलके सामंजस्य बनाने के लिए, शारीरिक और मानसिक सामंजस्य बनाने के लिए। कई बार ये होता है तुम कहीं और सोच रहे हो, शरीर कहीं और चल रहा है, तो आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। शरीर और मन में सामंजस्य होना चाहिए। चाहे क्रिकेट हो, निशानेबाजी हो, शतरंज हो, टेनिस हो, सभी खेलों में क्या चाहिए? फुर्तीलापन चाहिए, तो और लचीलापन भी चाहिए। तो फुर्तीलापन और लचीलापन बढ़ाने के लिए योग की आवश्यकता है खेलों में, है। इस प्रकार योग, हर प्रकार के खेल में योग को करके महारत हासिल की जा सकती है। खिलाड़ियों की एकाग्रता बढ़ाने में, एकाग्रता को सुधार करने में, श्वसन संस्थान को मजबूत करने में, और अस्थि संस्थान को मजबूत करने में, और चोट से बचाव भी करता है खेल। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी होगी तो आपके लिगामेंट टिश्यू क्यों खींचेंगे? चोट से भी बचाव करेगा आपको। ये आपका पूरा हो गया जी खेल और ये खेल में उपयोगिता। अगला टॉपिक क्या है मनोज जी? कॉर्पोरेट, 5वीं यूनिट कॉर्पोरेट, क्योंकि इसमें भी जो ये बताया था ना अभी खिलाड़ी के योगाभ्यास, तो एक पैटर्न मैं देख रहा हूँ, सभी में एक पैटर्न चला रहा है, यम नियम और ये सब, तो ये पैटर्न बड़ा अच्छा है। देखिए, यह पैटर्न आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा डिजाइन किया हुआ पैटर्न है। अगर हम योग के अभ्यास की बात करते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो देखिए 7 चीजें होती हैं। यम नियम योग चिकित्सा में होना चाहिए। जब आप योग चिकित्सा के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे, अगर समय मिला तो तुम्हें पढ़ाने का। देखिए, यम नियम होना चाहिए, आसन होना चाहिए, प्राणायाम होना चाहिए, मुद्रा बंद होना चाहिए, षटक्रम होना चाहिए, ध्यान का अभ्यास होना चाहिए। समझे? इनके बिना हम केवल आसन प्राणायाम के पीछे पड़े हुए इस समय। आसन तो रावण ने भी साधे थे, तुमसे ज्यादा अच्छा बड़ा हठयोगी था, बट यम नियम नहीं साधे थे तो विध्वंस कर दिया। आसन तो राम कृष्ण इनके भी बहुत अच्छे होंगे, ध्यान के अभ्यास इनके गहरे होंगे, पर यम नियम का पालन करते थे, समाज का लाभ कर दिया। देखिए, शक्ति मित्र भी हो सकती है और शत्रु भी हो सकती है। यदि आप मित्रवत गुण रखते हैं तो शक्ति से सृजनात्मक उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास अच्छे गुण नहीं है तो उसी शक्ति से आप विध्वंस भी कर सकते हैं।
है? परमाणु ऊर्जा से बिजली भी बनती है और लोग भी मारे जाते हैं। ये तो उसके उपयोग है। ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है दो धारी तलवार की तरह, और वैसी तलवार बच्चे के हाथ में दे दी जाए तो मारेगा या बचाने के लिए उठाएगा ये कंफर्म नहीं है। नहीं, तो यम नियम क्या है? मानसिक शक्ति है जो आपकी योग से उत्पन्न हुई शक्ति को नियंत्रित रखती है, जिससे आप उनका उपयोग हमेशा सगुण और सकारात्मकता के लिए ही करें। तो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है किताबों में इससे अच्छा पैटर्न भी हो, मुझे नहीं पता। बट ये जो पैटर्न है ना, यासन, प्राणायाम, यम नियम, ये मैं अपने डिजाइन से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये मैं किसी किताब के थ्रू नहीं ले रहा। तो आपको पसंद आए तो लिखना, नहीं आए तो नहीं लिखना, है तो तुम्हारी स्वेच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट योग। कॉर्पोरेट में कार्यस्थल में उपयोगी योगासन, तनाव मुक्ति, अनिद्रा हेतु, व्यसन से निदान में योग की भूमिका। ठीक है, 20 मिनट लगेंगे, मैं 1 मिनट का ब्रेक लूं, पानी ले आऊं गरम। पीलो पीलो। आप लोग इसमें गप्पे थोड़ा लड़ाओ। कॉर्पोरेट में देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऐसा है जिसमें कम समय में ज्यादा काम लेने की आदत है लोगों से। और उस कम समय में कार्य के भार बोझ के कारण मानसिक तनाव, डिप्रेशन, चिंताएं पैदा होती है। और एक जगह कुर्सी पे बैठ के काम करने के कारण शरीर का पोस्चर गलत हो जाता है। हड्डियों की आकृतियां, उनके जो स्ट्रक्चर है वो संरचना गलत हो जाती है। तो इस कारण उन्हें सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क, कमर में दर्द। वो शिवानी तो किसी पार्क वगैरह में बिजली के खंबे के नीचे बैठी है। नहीं सर, बालकनी में बैठी हूँ। ओके, धूप आ रही थी सर यहाँ पे अच्छी। बहुत नालायक है, खुद धूप ले रही है, हम इधर ठंड में। तो उनको क्या होता है, शरीर में कुछ व्याधियां उत्पन्न होती हैं, हड्डियों से संबंधित तो मुख्यतः रहती है। माइग्रेन होता है, आंखों की नेत्र ज्योति कम हो जाती है कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगातार काम करते रहने से। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या है? प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन है, राजनीति भी शामिल हो जाती है, तू मुझसे आगे निकल, मैं तुझसे आगे निकलूं। तो बहुत सारे उनको नकारात्मक चीजें घेर लेती हैं, चालाकी है, घृणा है, घृणा भी दूसरे से करेगा, उसकी लैग पुलिंग करेगा। तो ये आम बात है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अब दूसरे को गिरा के अपने को ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना। तो इससे आदमी के मानसिक व्यक्तित्व पे भी फर्क पड़ता है, शारीरिक पे भी पड़ता है। बैठ के घंटों घंटों काम कर रहे हैं तो क्या है, पेट के संबंधित बीमारियां पैदा हो जाती है। गैस है, कब्ज है, हार्ट बर्न है, पेट फूलना है, मोटापा बढ़ जाता है। तो कुल मिला के बहुत सारी शारीरिक मानसिक बीमारियों से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आदमी घिर जाता है। इसलिए इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए योग एक कारगर भूमिका निभा सकता है। तो यम नियम का उनको पालन करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? घृणा से बचने के लिए, राजनीतिक के व्यवहार से बचने के लिए, चालाकी से बचने के लिए। यदि वो यम नियम का पालन करेंगे तो इन गुणों से बच सके, जिसके कारण उन्हें मानसिक तनाव नहीं होगा, अनिद्रा नहीं होगी और आराम से अपना जीवन प्रसन्नता से व्यतीत कर सके। आसन, आसन की जहां पे बात आती है तो इसमें एक समझने वाली बात है। देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी तो कुछ परिवर्तन आया है कि कुछ एमएनसी जो हैं अपनी कंपनियों के ऑफिस में एक योग कक्ष के तरह हल्की एक छोटी जगह का निर्माण करने लगी। नहीं तो चैम्बर बेस्ड सिस्टम है, छोटे छोटे कैबिन दे दिए जाते हैं और उनमें लोग बैठे होते हैं। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम बहुत ज्यादा जगह जो आसन घेरते हो, एक आसन का अभ्यास करने के लिए अपनी लंबाई चौड़ाई से दुगनी तिगुनी जगह चाहिए होती है एक आदमी को। यदि अभी किसी को द्रुत गत्यात्मक हलासन पश्चिम उत्तान का अभ्यास करा जाए तो दुगनी जगह में होगा तुम्हारी लंबाई से। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कम जगह होती है, और कुछ कुछ ऑफिसों में तो होती नहीं है, केवल काम के लिए बने होते हैं कैबिन। तो हमें आसन कराते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा
कि भाई जो आसन कम जगह में हो सकते हो और उन्हें शारीरिक लाभ भी दे सकते हो। जैसे ताड़ आसन है, कटी चक्र आसन है, तिर्यक ताड़ आसन है, त्रिकोण आसन है? और चेयर पे बैठने वाले कुछ पोस्चर कुछ आधुनिक काल में नए डिजाइन हुए हैं जिन पे चेयर पे बैठा के जिनको कराया जा सकता है। कुछ शरीर को खींचने तानने के अभ्यास हैं जिनको कुर्सी पे बैठा के हम करा सकते हैं। उन अभ्यासों को हमें चुनना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम है, हम कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करना चाहिए जिससे उनको सर्वाइकल में, गर्दन दर्द में, हाथ की कलाई की, कंप्यूटर चलाते चलाते उंगलियों में दर्द हो जाता है, उन दर्दों में, कलाई में दर्द हो जाता है, उनसे मुक्ति मिले। तो हमें ऐसे अभ्यास चुनने होंगे। बहुत जो जगह घेरते हो, जो स्पेसियस हो, उन अभ्यास को करा पाना थोड़ा मुश्किल होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बात आती है प्राणायाम की, तो प्राणायाम को भी हमें कई बार चेयर पे बैठा के, जैसे दीर्घ श्वसन, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, उद्गीत, ये उनको कराए जा सकते हैं और स्मॉल पैकेज में, जिससे उनकी मानसिक स्थिति, प्रसन्नता कम रहे, नकारात्मकता और कार्य के दबाव को सहने की क्षमता मस्तिष्क में बढ़े, नकारात्मकता कम हो। प्राणायाम का तो लाभ यही है, तत्र क्षीयते प्रकाशवर्णम, अंधकार के आवरण को, नकारात्मक आवरण को कमजोर करता है प्राणायाम, और वो नई ऊर्जा के साथ अपना काम कर सकेंगे प्राणायाम के द्वारा। देखिए, मुद्रा बंध का अभ्यास भी कराया जा सकता है, जैसे मस्तिष्क शांति के लिए सांभवी मुद्रा का अभ्यास कराया जा सकता है, नासिका दृष्टि उन्मुनि मुद्रा का अभ्यास कराया जा सकता है, बैठे बैठे काकी मुद्रा का अभ्यास कराया जा सकता है, षण्मुखी मुद्रा का अभ्यास कराया जा सकता है। अगर वो खाली पेट हैं तो उनको जो है उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद का अभ्यास कराया जा सकता है। बात करते हैं षटकर्म की, तो षटकर्म कराना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वहां उनके पास वो जल की व्यवस्था और एक उन व्यवस्थाओं के संबंधित बाथरूम या सिंक, ये व्यवस्थाएं निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। तो षटकर्म में उनको कपालभाति का अभ्यास कराया जा सकता है। याद रखें, कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है, इस बात को क्लियर रखें। उसका एक प्रारंभिक रूप प्राणायाम की तरह होता है, नहीं तो 3 प्रकार की कपालभातियां होती हैं, व्युत्क्रम, बातक्रम, शीतक्रम। तो हम उनको बातक्रम कपालभाति करा सकते हैं। व्युत्क्रम और शीतक्रम तो जल के प्रयोग से होती हैं। तो बातक्रम कपालभाति का अभ्यास षटकर्म में कराया जा सकता है। हल्का त्राटक का अभ्यास कराया जा सकता है, किसी एक बिंदु, दीवार पे बिंदु लगा के, क्योंकि दिए वगैरह की व्यवस्था तो वहां होगी नहीं, तो एकाग्र शक्ति बढ़ाने के लिए उनको त्राटक का अभ्यास कराया जा सकता है। नहीं, क्लियर है ना? कहाँ तक आ गए हम? आसन, प्राणायाम, षटकर्म, ध्यान का अभ्यास उनको करा सकते हैं हम। श्वास पे ध्यान सबसे उत्तम होता है कॉर्पोरेट में है। ओम का उच्चारण, हम ओम मंत्र का जप करा सकते हैं उनको, बैठे बैठे एक जगह ओम मंत्र के जप से ध्यान लगा सकते हैं। योग निद्रा तो शायद अगर उनके पास जगह है, स्थान है, तब कराई जा सकती है, लेटने भर का स्थान है तो ये ध्यान के अभ्यास कराए जा सकते हैं, जिनसे उनमें सकारात्मकता आएगी, नई ऊर्जा पैदा होगी और नई मनोबल के साथ वो काम कर सके। कॉर्पोरेट पूरा हो गया। अगला टॉपिक क्या है मनोज जी? अब है तनाव मुक्ति और अनिद्रा और नशा। इसका आज समाप्त करूंगा ही मैं, इसको कल के लिए नहीं छोड़ूंगा। क्या अनिद्रा? देखिए, अनिद्रा से आप लोग परिचित हैं, सामान्य तौर पे नींद न आने को अनिद्रा कहते हैं। अनिद्रा 2 प्रकार की होती है, एक्यूट इंसोम्निया, INSOMNIA। ये क्या होता है? ये आम प्रकार, ये अनिद्रा का एक आम सामान्य प्रकार है। ये कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के लिए हो सकता है। इसके सामान्य कारण होते हैं, काम का दबाव है, चिंता का होना है, या परिवार में कोई घटना घट गई हो, दुर्घटना घट गई। फिर होता है क्रॉनिक इंसोम्निया। देखिए, अनिद्रा की यह समस्या गंभीर होती है और यह महीनों से भी ज्यादा चल सकती है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कोई तंबाकू खा रहा है, व्यसनों का सेवन कर रहा है, कुछ चिकित्सा की दवाइयां होती हैं जो नींद को गायब कर देती हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो
तो मनोदशाओं के कारण ये होता है। तो ये एक्यूट इंसोम्निया होता है। तो क्या इसमें मोटापे के कारण भी हमें नींद नहीं आती है, जीवन शैली में कुछ बदलाव हमने किया हो, भाई हमें कहीं रात की ड्यूटी लग गई हो, जो आजकल कल्चर है, रात में काफी लोग ड्यूटी जाते हैं, उस कारण भी हो सकता है। तो इनमें कौन से यम नियम का पालन करने से हमारा तनाव में, डिप्रेशन में कमी आएगी? अगर तनाव के कारण अनिद्रा है तो वो खत्म हो जाएगा कारण, हमें नींद आएगी। तो यम नियम का पालन करना चाहिए अपने को शांत रखने के लिए। आसन के पालन, आसन का हमें करना चाहिए, ऐसे आसन जो हमारे मस्तिष्क के विचारों को शांत करते हो, हमें शांति प्रदान करते हो और हमारी अस्थि और मांसपेशीय तंत्र को भी मजबूत करते हो। कैसे, कौन से आसन हो सकते हो? गुरु प्रणाम आसन, मकर आसन, योग के शीतलीकरण के अभ्यास, शशांक आसन, शवासन, ये अनिद्रा में उपयोगी है। प्राणायाम, प्राणायाम क्या करता है? नकारात्मक वृत्तियों को दूर हटाता है और हमें सोचने की क्षमता को देता है और विवेकशीलता पैदा करता है। तो हमें कौन से प्राणायाम किए जा सकते हैं भाई? नाड़ी शोधन, भ्रामरी, मूर्छा प्राणायाम किया जा सकता है। ये दोनों अनिद्रा में उपयोगी हैं। षटकर्म, देखिए बहुत कुछ कारणों में अनिद्रा का एक कारण होता है पेट में गैस बनना। जिनको गैस बनती रहती है और रात भर उलट पुलट रहते हैं, घबराहट उनको रहती है, कब्ज होना, कब्ज होने से अरुचि पैदा होती है सोने में, जीवन जीने में नीरसता आती है कब्ज होने से। तो आंतों के अंगों की सफाई शुद्धि करने के लिए और अंगों को मजबूत करने के लिए हमें षटकर्म का अभ्यास जैसे लघु संग प्रक्षालन करना चाहिए। बमन कुंजल कर सकते हैं हम, साल में 1-2 बार जो है हम दीर्घ संग प्रक्षालन कर सकते हैं, 3-4 बार। तो ये हमें षटकर्म करना चाहिए। ध्यान के अभ्यास में योग निद्रा, श्वास पर ध्यान बहुत उत्तम है। नींद आने में योग निद्रा नींद लाने में लाभकारी है, सोहम ध्यान लाभकारी है। अगला टॉपिक बता रहे हैं मनोज जी, व्यसन निदान। ठीक है, और क्या है इसके बाद? कुछ और भी बच रहा है? कंप्लीट हैं? कंप्लीट व्यसन निदान कंप्लीट है ना? हाँ। ठीक। तनाव मुक्ति है, वो भी सिमिलर ही है एकदम। तनाव मुक्ति है जो इसके अंदर, और अनिद्रा एक ही चीज है, एकदम सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है दोनों पे। ठीक है। तनाव के और अनिद्रा के कारण एक ही है। तनाव के कारण अनिद्रा पैदा होती है और अनिद्रा से तनाव भी पैदा हो जाता है। हमारी बहुत आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं हमें तनाव पैदा करती हैं। दूसरों से आगे बढ़ने की दौड़, नंबर 1 पे बने रहने की, अहंकार इसका मुख्य कारण है। अहंकार के कारण हम सब कुछ गड़बड़ा लेते हैं। और व्यसन निदान, देखिए व्यसन किसको बोलते हैं? किसी चीज की आदत होना, और वैसी आदत जो हमें नुकसान दे, शरीर को बीमारियां पैदा करे, मानसिक रूप से भी परेशान रखे। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो व्यसन हो सकती हैं? गुटखा, पान, शराब, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफी, है ये ऐसी हैं, ये व्यसन है। मद्यपान, मदिरापान, ये आदमी को व्यसन लगते हैं। तो ये व्यसनों से हमारे तो शरीर भी खराब होता है, मांसपेशियां भी, फेफड़े भी, और शारीरिक क्षमता भी, और मस्तिष्क भी। शारीरिक मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं व्यसन से। आप जो घटनाएं सुनते हो, हत्या, फैमिली में अत्याचार की, महिलाओं पे डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें मुख्यतः देखा गया है कि लोग शराब पीने वाले पाए गए हैं। तो उनकी बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है। व्यसन क्या करते हैं? बुद्धि को, सोचने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत, उचित अनुचित का हमें भान नहीं रहता। बहुत नीचे सड़क पे पड़े होते हैं, नालियों में, उन्हें यही नहीं पता उचित जगह है कि अनुचित जगह है। तो ये क्या हमारी बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। मुझे तो वो एक दोहा याद आता है, कहीं मैं पढ़ रहा था, किसी चाट के ठेले पे लिखा हुआ था बहुत साल पहले। तो कई बार मुझे आ जाता है याद। पौवा पी के बना हिरन, अद्धा पी के बना शेर, बोतल पी के बना गीदड़, लिया कुत्तों ने घेर। तो भाई फिर लोगों को कुत्ते घेर लेते हैं, फिर उस कहीं भी पड़े रहते हैं। तो ये क्या हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, हमारे जो भी अच्छे गुण हैं उनको नष्ट करते हैं। तो ये व्यसन बड़े खतरनाक है मनुष्य जीवन को गिराने के लिए। कुछ लोग क्या, क्यों आदत पड़ती है भाई? व्यसनों के क्या कारण है? डिप्रेशन में लोग लेते हैं, मानसिक तनाव में लेते हैं, कुछ लोग आनंद की अनुभूति के लिए भी लेते हैं, चरस, भांग,
जो साधु सन्यासी कई बार लेते आए हैं, दोस्तों के दबाव में कुछ ले लेते हैं, अरे भाई तू हमारी बात नहीं मानना, जब हम पी रहे हैं तो तुझे भी पीनी पड़ेगी। तो दोस्तों के दबाव में लोग पीने लगते हैं, व्यसन के आदी हो जाते हैं। कुछ लोग अलौकिक अनुभव के लिए लेते हैं, कुछ लेते हैं अपने को भूलना चाहते हैं, वो अपने से ही दुखी हैं। तो अपने को भुलाने का काम करती कुछ देर को। ये करते क्या है व्यसन शरीर में? देखिए, इनकी आदत हमें छूटती क्यों नहीं है, ये बड़ा मुख्य प्रश्न है। देखिए, शुरू में तो हम परिस्थितियों के चलते या दोस्तों के दबाव में व्यसनों को शुरू कर देते हैं। इन व्यसनों से हमारे शरीर को थोड़ी देर के लिए उत्तेजना पैदा होती है, यानी ऐसा लगता है उस समय होता क्या है, हम सोचते ये हमें ऊर्जा दे रहे हैं, बट एक लंबे समय इनको लेने के बाद ये हमारी मांसपेशियों को शिथिल कर देते हैं, ढीला, यानी उनमें ताकत नहीं बचती, हमारे आंतरिक अंगों को नष्ट कर देते हैं और हमारी हड्डियों को, पूरे सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। हमें शुरू में तो लगता है बड़ी ऊर्जा उत्तेजना दे रहे हैं, फिर हम इनके आदी हो जाते हैं, फिर ये हमें पकड़ लेते हैं, ये हमें नहीं छोड़ते, तो हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं व्यसन की व्यवस्था में, व्यसन को लेने। तो यम नियम का तो समुचित पालन इसमें करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए भैया? ये मन को नियंत्रित करने का काम करते हैं। कार्य करते हैं। तो यम नियम पालन हमें मन को नियंत्रित करने के लिए, व्यसन वाले लोग अहिंसा भी कर देते हैं, लड़ पड़ते हैं, तो हिंसा कर देते हैं, तो अहिंसा का पालन करेंगे तो फिर उनमें कमी आएगी व्यसन लेने में। आसन का अभ्यास हमको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए, व्यसन की आदत हमारे रक्त में अपने रासायनिक द्रव्य का एक स्तर को मेंटेन कर लेती है। कोई मान लिया 2 पैक पीता है तो उसमें उसका काम ही नहीं चलता, वो उसको मेंटेन कर लेता है ब्लड, उस स्तर को, द्रव्य के, तो जिससे हमारा रक्त अशुद्ध होता है। तो आसन क्या करता है, खींच के, तान के, पसीना बहा के, उसका जो मात्रा है ना रक्त में, रसायन की, व्यसन के रसायन की, उनको कम करता है, तो जिससे हमारे अंदर कम लेने की इच्छा पैदा होगी। रक्त में उनका मात्रा जब कम हो जाएगी व्यसनों की, हम व्यसन मात्रा को स्थिर रखने के लिए भी लेते हैं। तुम 2 बार चाय पीने लगो तो 2 बार बिना चाय पिए तुम्हारा काम नहीं चलता, क्योंकि वो मात्रा को हमें देना पड़ता है शरीर को। तो योग के आसन क्या करते, उस मात्रा को कम करते, उनके स्तर में, नसों के, जो नसें हैं, व्यसन है, तो उस मात्रा के कम होने से हमारे अंदर धीरे धीरे आदत डेवलप होगी कि हम कम नशे की ओर अग्रसित हों। तो हमें योग के सभी अभ्यास यथा योग्य शक्ति के अनुसार कर लेने चाहिए। प्राणायाम, ठीक है, प्राणायाम हमें करना चाहिए। क्यों? प्राणायाम से मनोबल बढ़ता है और हमें बुरी आदतों के छूटने के लिए विवेक शक्ति पैदा होती है। जिस आदमी में विवेक होगा वो अपने पास बुरी आदतें नहीं रखेगा, तो विवेक शक्ति बढ़ेगी तो हम धीरे धीरे विचार करने लगेंगे कि भाई हमें जो है नशे को छोड़ देना चाहिए, ये हमारे लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है। तो प्राणायाम इस तरह से सकारात्मक प्रभाव डालता है व्यसन के निदान में। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे अधिक करना चाहिए, क्योंकि नशे से नाड़ियां अशुद्ध हो जाती हैं, जिससे आदमी नकारात्मक हो जाता है। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास खूब करें। फेफड़े के लिए भस्त्रिका का अभ्यास खूब करें। कपालभाति प्राणायाम की जो प्रारंभिक अवस्था है उसका अभ्यास जरूर करें। भ्रामरी का अभ्यास करें। षटकर्म का अभ्यास में जो है आप शरीर में पूरे शरीर को ये व्यसन दूषित कर देते हैं, विजातीय द्रव्य से भर देते हैं। तो अंगों की शुद्धि और शरीर की शुद्धि के लिए कुंजल, जल नेति, सूत्र नेति, मुख्यतः षटकर्मों का उपयोग करना चाहिए। लघु संघ प्रक्षालन करना चाहिए, दीर्घ संघ प्रक्षालन करना चाहिए। संभव हो सके तो वस्त्र धोती, जो आंत को, कफ को शुद्ध करती है, उसका अभ्यास भी किया जा सकता है। बात आती है ध्यान की, तो ध्यान की विशेषता मुद्रा बंदी। देखिए, अभी तक आज मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा, पूछता हूँ। देखिए, मुद्रा किसको बोलते हैं?
क्या होती है मुद्रा? तुम्हें तो यही पता होगा, पैसे को बोलते हैं, पैसे पे निगाह रहेगी तो मुद्रा का मतलब पैसा पता होगा। देखिए, योग में मुद्रा का अर्थ, मुद्रा का जो निर्माण होता है मुद हर्ष धातु से होता है। मुद हर्ष धातु का क्या मतलब है? व्यक्ति को जो प्रसन्नता दे, जो आनंद दे, जो प्रसन्न रखे, उसको मुद्रा बोलते हैं। और ये क्या करती है? प्रसन्नता के साथ साथ व्यक्ति में सोई हुई शक्तियों को जागरण करती है, जागरण करती है। सोई हुई शक्तियां कौन सी है? जो हमारी मित्रवत शक्तियां हैं, विवेक, सकारात्मक बुद्धि, विवेक ख्याति, धर्म की बुद्धि, यानी हमारे लिए जो अच्छी बुद्धि है उसको जगाने का काम करती है। तो शक्ति और मुद्रा को जगाने के लिए हमें मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। मन को सकारात्मक करने के लिए, संकल्पवान बनाने के लिए कौन सी मुद्राओं का अभ्यास किया जा सकता है? षण्मुखी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, उन्मनी मुद्रा है, महाबंध मुद्रा जिसमें तीनों बंध भी लग जाएंगे, जो शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करेंगे। इन मुद्राओं का अभ्यास हमें करना चाहिए। ध्यान, ध्यान भी क्या करता है? सोई हुई शक्ति को जगाता है और उसके साथ साथ संकल्प शक्ति का निर्माण करता है। देखिए, व्यसनों से, व्यसन को त्यागने में संकल्प शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मेरे पास विल पावर नहीं होगी तो मैं सोचता रहूंगा, त्याग नहीं पाऊंगा। तो संकल्प शक्ति के जागरण के लिए और प्रसुप्त शक्तियों के जागरण के लिए, जो हमें विवेक से भर देंगी, इनके जागरण के लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। विपස්සना का अभ्यास हम कर सकते हैं, हम योग निद्रा का, सोहम जप का, अजपा जप का है, ओम का ध्यान हम कर सकते हैं, त्राटक ध्यान हम का अभ्यास कर सकते हैं, विल पावर को। ये अभ्यास हमें करना चाहिए। ठीक है, आपका पेपर समाप्त। अब हम जो संडे की बात की, संडे नहीं मिलेंगे आज।